प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध, भूत, वर्तमान एवं भविष्य। ठीक है। वैसे हम सभी लोग जानते हैं कि युद्ध अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। युद्ध जब भी हुए हैं किसी तीसरी चीज को लेकर हुए हैं। ठीक है। अर्थात राष्ट्र के लिए राजनीति, ठीक है, राष्ट्र की जो नीतियां, जिसे हम लोग राजनीति कहते हैं, राजनीति साध्य होता है, युद्ध उसका साधन होता है। अर्थात राजनीति जो है प्रमुख होता है और युद्ध के द्वारा उनको अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ हम लोग भूत, वर्तमान एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक जो है यानी प्राचीन काल में युद्ध का क्या, राष्ट्र की नीतियाँ कैसी होती रही हैं, ठीक है, उसके बाद भूतकाल में क्या, वर्तमान काल में और भविष्य में क्या होने की संभावना है। ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में क्या कंडीशन थी, उसके बाद युद्ध में टेक्नोलॉजी का जब से प्रभाव हुआ, अर्थात बारूद युग के बाद युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रभाव हुआ, तब राष्ट्रीय नीतियों में या राष्ट्र के हितों में क्या परिवर्तन हुए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब परमाणु युग आया, तो परमाणु बम आया, तो परमाणु बम ने राजनीति को किस तरह परिवर्तित किया या राष्ट्रीय हितों को किस तरह बदला जो है, तो इसके बारे में और भविष्य वर्तमान को देखते हुए हम भविष्य में क्या होने की संभावना है, इस पर हम लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। ठीक है। चलिए, इसमें देखा जाए तो प्राचीन काल में युद्ध, इसको हम दो तीन चैप्टरों में, छोटे छोटे चैप्टरों में, जिसे हम लोग हेडिंग के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे प्रारंभिक काल में युद्ध एवं राजनीति कैसी थी, ये सब हम लोग जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध प्राचीन काल से ही होता रहा है। ये कोई बच्चों नई चीज नहीं है, ये हम आपको कई बार बता चुके होंगे। ठीक है। चलिए, और युद्ध का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है, शक्ति की प्राप्ति। शक्ति किन्हीं रूप में प्राप्त की जा सकती है और शक्ति के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे धन दौलत हो गया, भूमि हो गई, अन्य दूसरे राज्य हो गए, इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की प्राप्ति। ठीक, युद्ध के सभी उद्देश्य रहे हैं शक्ति की प्राप्ति, और शक्ति के कई रूप हो सकते हैं, जैसे आक्रांता आए, धन दौलत लूटने के लिए आए, महमूद गजनवी जैसे, अहमद शाह अब्दाली जैसे, नादिर शाह जैसे। उसके बाद अन्य राज्यों की स्थापना दूसरे राज्यों पर अधिकार करने के लिए या दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि जितने क्षेत्रों पर हम कब्जा करेंगे, हम जितना बड़ा क्षेत्र कब्जाएंगे या अन्य राज्यों पर अगर अधिकार करते हैं तब भी हमारे राज्य का विस्तार होगा, क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं तब भी विस्तार होगा। अर्थात शक्ति की प्राप्ति या शक्ति में वृद्धि भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक, तो युद्ध का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है, शक्ति की प्राप्ति, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय हितों की रक्षा। ठीक, चलिए, और भारत के महान राजनीतिज्ञ, सैन्य विचारक आचार्य कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में विदेश नीति, राष्ट्रीय नीतियों एवं आपसी संबंधों के संचालन में युद्ध को अंतिम साधन बताया है। अर्थात युद्ध राष्ट्र की नीतियों को क्रियान्वित करने का अंतिम साधन माना जाता है, या युद्ध अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक अंतिम साधन है। तो उसके पहले के कौन कौन से साधन हैं, आप सब लोग जानते होंगे, साम, दाम, भेद, दंड। ठीक है, समझाना बुझाना अर्थात साम की नीति, फिर दाम की नीति, फिर भेद की नीति, दबावपूर्ण नीति जिसे हम लोग कहते हैं, फिर दंड की नीति अर्थात युद्ध की नीति। ठीक, आगे हम लोग देख सकते हैं मानव सभ्यता। बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये मानव है, इसमें थोड़ा सा पाई हमने लगाने में गलती कर दी। तो ये है मानव सभ्यता। मानव सभ्यता के इतिहास में अनेक राज्यों, वंशों, परंपराओं के उत्थान एवं पतन में युद्धों की निर्णायक भूमिका रही है। अर्थात युद्धों के द्वारा ही कई साम्राज्य नष्ट हो गए, नए नए साम्राज्य स्थापित हुए, नए नए वंश परंपराएं चलने लगी, ये सब युद्धों के द्वारा ही संभव हुआ। ठीक, अगर देखा जाए तो संपूर्ण मानव का इतिहास ही युद्धों से भरा पड़ा हुआ है। ठीक, कुछ विकृत मानसिकता, क्रूर, अत्याचारी, लुटेरे, राजाओं को यदि छोड़ दिया जाए, विकृत मानसिकता या जिसे हम लोग कहते हैं मानसिक बीमारी, तो कुछ ऐसे आक्रांता भी हैं, आक्रमणकारी भी आए हैं, जो खास करके कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई वर्ग के नाम पर। तो होता क्या है, जैसे कुछ मुस्लिम आक्रांता ऐसे आए जिन्होंने हिंदू को सामने देखकर तुरंत उस पर तलवार चला देते हैं, मतलब बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी राजनीति के आक्रमण या एक दूसरे की हत्या। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ विकृत मानसिकता, क्रूर, अत्याचारी अगर लुटेरे राजाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो इतिहास में होने वाले सभी युद्ध राजनैतिक ही हैं। अर्थात
राजनीति के राष्ट्र के हितों की रक्षा करना या राजनीति को क्रियान्वित करने के लिए ही युद्ध होते रहे हैं। जैसा कि क्लाउज़विट्ज़ ने क्या कहा है कि युद्ध राजनीति को क्रियान्वित करने का एक साधन मात्र है और राजनीति के अंतर्गत ही युद्ध का जन्म होता है। जैसे कि क्लाउज़विट्ज़ ने ये भी कहा है कि राजनीति एक ऐसा गर्भाशय होता है जिसमें युद्ध रूपी शिशु का जन्म होता है या युद्ध रूपी शिशु जो है उसी में पलते रहते हैं। अर्थात कब युद्ध हो जाए, कब निकलकर युद्ध बाहर आ जाए, किसी चीज की गारंटी नहीं है। ठीक, इसलिए इसमें माना जाता है कि राजनीति या राष्ट्र की नीति साध्य होती है और युद्ध उसको प्राप्त करने का अंतिम साधन होता है। ठीक, यथार्थवादी विचारक मार्गेनथाउ ने भी कहा है कि शक्ति की प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष ही राजनीति का मूल तत्व है और युद्ध जब भी हुए हैं उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है अपने हितों की रक्षा करना या अपने हितों को बढ़ाना, दोनों उद्देश्य होता रहा है। अर्थात युद्ध जब भी हुए हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है, अपने हितों की रक्षा करना या अपने हितों को बढ़ाना या अपना विकास करना, हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब परिस्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि कोई राष्ट्र, राजा या सम्राट किसे अपना हित समझता है। अब हित जिसमें अपना हित समझा उसी के लिए उसने युद्ध किया। इसका ये जो है इतिहास हमारा साक्षी है कि एक राजा, सम्राट जो भी होता रहा है, जिसे उसने अपने हित में अच्छा समझा उसी के लिए युद्ध किया। किसी ने राज्य विस्तार समझा अपने हितों के लिए, अपने राज्य का विस्तार किया, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके अपने राज्य को विस्तृत किया। ठीक है, इतिहास में बहुत से युद्ध, इधर जो है राजपूतों के काल में देखा जाए, अलाउद्दीन के काल में देखा जाए तो यहाँ क्या हुआ है, कहीं फुलवा का विवाह, बेलवा का विवाह, सोनवा का विवाह। तो कहने का मतलब शादी विवाह में भी तलवारें चली है राजपूतों के काल में, तो उसको उन्होंने अपना हित समझा। जबकि अगर देखा जाए तो राष्ट्र के हितों से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब यही है, राजा के पास शक्ति है तो शक्ति के मद में अगर चूर हो जाते हैं तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए या किसी और को नीचा दिखाने के लिए किसी भी प्रकार युद्ध को छेड़ सकते हैं। ठीक, चलिए, और भूतकाल में होने वाले युद्धों में निम्न प्रमुख कारण रहे हैं। जैसे देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर भूतकाल, जिसे हम लोग कहते हैं प्राचीन काल से लेकर आज तक जो भी युद्ध हुए हैं, अर्थात युद्ध में टेक्नोलॉजी के प्रारंभ तक, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ तक हम कह सकते हैं इसको, तो औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ तक जो भी युद्ध होते रहे हैं उसमें खास करके उनका उद्देश्य राजाओं का रहा है सीमा विस्तार करना, अर्थात अपने क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाना, अन्य राज्यों पर अधिकार, अपने राज्य की सुरक्षा, धन की लूट, धर्म प्रचार एवं अन्य धर्मों का दमन किया। विदेशी आक्रांताओं ने, खास करके मुस्लिम आक्रांताओं ने सामंती राज्यों की स्थापना अर्थात एक राजा या एक सम्राट जो है अपने द्वारा जीते गए क्षेत्र को उसी राजा के अंतर्गत रख देता है और उसको जो है हर वर्ष उसको टैक्स देना पड़ता है, जिसे बोलते हैं सामंती राजा। जबकि सामंती राजा की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मुख्य राजा या सम्राट की होती थी। या इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, एक सम्राट होता है और सम्राट के अधीन जो छोटे छोटे राजा होते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं, उन्हें हम लोग सामंती राज्य कहते हैं और उन राज्यों को चलाने वाले राजाओं को हम सामंती राजा कहते हैं, जो कि सम्राट के ही अधीन होते हैं। सम्राट उन सभी सामंती राजाओं से बदले में टैक्स लेता है या कर लेता है और बदले में उनको सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए रहता है। अर्थात किसी सामंती राजा पर अगर कोई आक्रमण होता है तो सम्राट का दायित्व होता है कि वह उसकी रक्षा करें। ठीक है, आगे जो युद्ध हुए हैं वो है मान, बड़ाई एवं प्रतिष्ठा हेतु, स्वाभिमान की रक्षा आदि के लिए। और भूतकाल में ऐसे भी बहुत से युद्ध हुए हैं जिसका राष्ट्रीय हितों से कोई मतलब नहीं था। जैसे देखा जाए राम रावण का युद्ध, रावण ने सीता का अपहरण किया, उसी के बदले में राम रावण का युद्ध हुआ। क्या सीता का अपहरण करना, एक महिला का अपहरण करना, इसमें कोई राष्ट्रीय हित हो सकता है? असंभव है, क्योंकि इससे राष्ट्र का कोई लाभ होने वाला नहीं था। भाई एक राज्य पे हमने अधिकार किया तो अपने राज्य की सीमाएं बढ़ गई, अपना राज्य बढ़ गया, सामंती राजा बनाया, उसे टैक्स मिलने लगा, वो तो लाभ की बातें समझ में आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जो रावण ने जो युद्ध ठाना, रामायण में जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों का एक, हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ भी है, महाकाव्य है, तो इसमें जो युद्ध हुआ है वो कैसा युद्ध हुआ? इसमें कोई हितों से कोई मतलब नहीं था। या राजपूतों के आपसी युद्ध जिसका वर्णन आल्हा के सभी
युद्धों में होता है। राजपूत आपस में ही लड़ते रहे। जैसे अभी हमने आपको बताया ना, अगर आप लोग आल्हा पढ़े होंगे, आल्हा सुने होंगे, तो उसमें वीरतापूर्ण कार्य तो हैं, लेकिन सारे कार्य निरर्थक ही हैं, क्योंकि किसी के विवाह में, किसी के अपहरण में, इसी में युद्ध हुआ है। जबकि किसी का इस युद्धों में किसी का भला कभी नहीं हुआ, ना किसी राष्ट्र का कोई विकास हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। केवल बस वही होता रहा, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं जो चाहूँ वही हो। ये राजपूतों की परंपरा रही है। ठीक है। अगर फिर भी देखा जाए तो आल्हा ने जो भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, इनका वर्णन हम लोग इतिहास में क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए नहीं पढ़ते कि इतिहास में हम उन्हीं युद्धों को पढ़ते हैं जो विदेशी आक्रांताओं से युद्ध जिनका लड़ा गया है, या तो फिर उन गद्दारों के युद्ध पढ़ते हैं जो आपस में युद्ध लड़े हैं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का भी वही युद्ध हम लोग पढ़ते हैं जो उन्होंने मोहम्मद गोरी से लड़ा है, अर्थात तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थात उस समय देखा जाए तो जो शक्तिशाली और ताकतवर राजा थे, उन्होंने जिसे अपना हित समझा उसी के लिए युद्ध किया। उस समय उनको रोकने वाली या उनके हित अनहित बताने वाली कोई प्रभावकारी शक्ति नहीं थी। अर्थात इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं जो कि शादी विवाह को लेकर, किसी ने अपहरण को लेकर, कन्याओं का अपहरण होता रहा शक्ति के दम पर, महिलाओं का अपहरण होता रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय शक्तिशाली राजाओं के बीच में थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखा जाए तो उसके बाद युद्ध में थोड़ा सा परिवर्तन आया टेक्निकल एवं औद्योगिक काल, औद्योगिक क्रांति के समय में। औद्योगिक काल हम कह सकते हैं, जब से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ, इसके बाद युद्ध और राजनीति। बारूद की खोज के बाद युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हुआ। बारूद की खोज कब हुई? 1249 ईस्वी में, जिसे हम लोग 13वीं सदी कहते हैं। तबकि शुरुआत में भले ही बारूद की खोज हो गई, लेकिन उस समय उनका युद्ध में प्रयोग नहीं हुआ। युद्ध में प्रयोग करने के लिए 100 वर्ष लग गए, अर्थात युद्ध में जो भी प्रयोग हुआ वो 14वीं शताब्दी से हुआ। इसके खोजकर्ता कौन थे? रोजर बेकन, जो कि ब्रिटेन के थे। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो बारूद की खोज के बाद यूरोप एवं अन्य राष्ट्रों का प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया? यौद्धिक टेक्नोलॉजी एवं हथियारों की दृष्टि से समानता या श्रेष्ठता प्राप्त करना। हथियारों की दृष्टि से, चूंकि टेक्नोलॉजी जो भी प्रारंभ हुई यूरोप में हुई, ब्रिटेन में पहले प्रारंभ हुआ, ब्रिटेन में खोज हुई, तो धीरे धीरे पड़ोस के सभी यूरोपीय राज्यों ने इस पे जो है, जो बारूदों से बनता है, तोप, मस्केट, बंदूक, ठीक है, पिस्टल, इन सभी चीज़ों का निर्माण कर लिया। आगे जो प्रमुख स्थान रखता है राजनैतिक परिवर्तन में, वो है भाप शक्ति की खोज। भाप की शक्ति की खोज ये आप लोग जानते हैं। इसकी खोज कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था। ये भी ब्रिटेन का था। 1786 ईस्वी में इसी ने भाप की खोज भी की और इसी ने भाप का इंजन भी बनाया था। ठीक है, और भाप शक्ति ही वह ऐसी खोज थी जिसके बाद जो है प्रारंभ होता है औद्योगिक क्रांति का। औद्योगिक क्रांति का मतलब कि जो कार्य अभी तक मनुष्य कर रहे थे वही कार्य मशीनें करने लगी। मशीनें करने लगी तो उत्पादन बढ़ा। जब उत्पादन बढ़ा तो व्यापारिक पद्धति लागू हुई। ठीक है, व्यापारिक पद्धति के मतलब उत्पादन बढ़ा, आवश्यकता से ज़्यादा सामान निर्मित होने लगे। तो जब ज़्यादा सामान निर्मित होने लगे तो उसके लिए हमको जरूरत किसकी पड़ी? बाजार की। अब यहीं पर जो है राजनीतिक हितों में, राष्ट्रीय हितों में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति अर्थात व्यापारीकरण का प्रारंभ यूरोपीय राष्ट्रों में हुआ। वही है, अगर एक राष्ट्र में औद्योगिक क्रांति हुई तो धीरे धीरे पड़ोस के राज्यों में भी वो क्रांति फैल जाती है। इसलिए ब्रिटेन से शुरुआत होकर औद्योगिक क्रांति संपूर्ण यूरोप में फैल गई। जब यूरोप में फैल गई तो मशीनों द्वारा कार्य होने लगा, आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन होने लगा। आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो बस यही हुआ, उसके लिए बाजार चाहिए और निर्माण करने के लिए कच्चा माल चाहिए। आप देख सकते हैं औद्योगिक क्रांति में मशीनों द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ। और जब आर्थिक लाभ हेतु राज्यों की नीतियों में निम्न राष्ट्रीय हित शामिल हो गए। क्या क्या चीज़? पहला नंबर मार्केट की प्राप्ति, बाजारों की प्राप्ति, अर्थात जरूरत की सारी चीज़ों को हम बेचा कहाँ जाए, वहाँ पे बढ़िया जो है धन दौलत मिले, सोना चांदी जो भी सिक्के चलते हों। आगे कच्चे माल की प्राप्ति, जिन चीज़ों को निर्मित किया जा रहा है, यूरोपीय राष्ट्र वैसे भी छोटे छोटे हैं।
ठीक है, जिन चीज़ों से माल निर्मित किया जा रहा है, हो सकता है कच्चे माल वहाँ पर धीरे धीरे समाप्त हो गए हों। तो ऐसी स्थिति में जिन राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, उन्हीं राष्ट्रों को एक बाजार के रूप में समझा गया और वहीं उनको सामान को अपने बेचा गया और वहीं से इनको कच्चे माल की प्राप्ति होती रही। अब इसके लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार क्या क्या चीज़ चाहिए। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, राज्य की नीतियों में परिवर्तन हो गया। बाजारों की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति, बाजारों की प्रतिस्पर्धा से अपने को सुरक्षित भी रखना था, क्योंकि हर यूरोपीय राष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से सक्षम हो गया था और सबको बाजार चाहिए था। ऐसा ना हो कि कोई सामान 10 रुपए का बेच रहा है तो दूसरा पहुंचे कहे 8 का हम बेचेंगे, तीसरा पहुंचे कहे हम 7 का खरीदिए। तो ऐसी स्थिति में इस बात से भी इनका बचना था, इन यूरोपीय राष्ट्रों को, अर्थात राष्ट्र के हितों में इस बात को भी शामिल किया गया कि हमारा कोई कंपटीटर जो है हमारे सामने ना आए। नहीं तो फिर वही होता, व्यापारियों में कंपटीशन होगा तो आपस में सभी व्यापारी बर्बाद होंगे, फायदा जो है नागरिकों को मिलेगा। तो बाजारों की प्रतिस्पर्धा से भी अपने आप को सुरक्षित रखना था। उसके बाद अर्थात जिसे हम कहते हैं बाजारों पर एकाधिकार। अब बाजारों पर एकाधिकार करने के लिए उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। उपनिवेश का मतलब ही होता है कि ऐसा राष्ट्र जिसमें सिर्फ उसी राष्ट्र का सामान बिके, वही राष्ट्र वहाँ पर चाहे जो करे, सामान बिके, वहाँ पे कच्चा माल ले जाए, जिस राष्ट्र का वो उपनिवेश हो। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, अंग्रेजों का, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों का सामान, विदेशी सामान हमारे यहाँ बिकता था, बदले में हमसे सोना चांदी के सिक्के ले जाते थे और यहाँ से जो है वो बहुत ही कम कीमत पर हमारे यहाँ पे जो औद्योगिक खनन होता था, जिसे हम लोग कच्चा माल भी कह सकते हैं, वो सब वहाँ भेजे जाते थे। ठीक, तो कहने का मतलब राष्ट्र के हित शामिल हो गए। बाजारों की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति, प्रतिस्पर्धा से अपने आप को सुरक्षित रखना, बाजारों पर एकाधिकार, उपनिवेशवाद की शुरुआत। आगे हम लोग देखते हैं, उपरोक्त की प्राप्ति हेतु प्रारंभ हुआ यूरोपीय राष्ट्रों में आपसी युद्ध एवं एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों को उपनिवेश बनाने की परंपरा तथा जबरन शोषण। क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों में आपसी युद्ध इस बात को लिया हुआ कि हमको कौन सी मार्केट चाहिए, क्योंकि मार्केट सभी वही लाइक करते हैं जिन मार्केट में पैसा हो, और भारत जैसे राष्ट्रों में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, और उन राष्ट्रों में उन मार्केट भी चाहिए था जहां पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई हो। तो ऐसी स्थिति में एशिया और अफ्रीका, इन्हीं राष्ट्रों में चूंकि राजाओं का राज्य होता था, राजाओं का शासन होता था, तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। ठीक, और द्वितीय विश्व युद्ध तक राष्ट्रों की राजनीति रही है कि अपनी सीमित मारक क्षमता वाले हथियारों से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए उन्हें बढ़ाएं। अर्थात व्यापारिक पद्धति लागू हो गई, उपनिवेश की स्थापना हो गई, तो राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित जो है उससे प्रभावित होने लगे। तो राष्ट्रीय हित जो है एक प्रकार से अच्छे बाजार की प्राप्ति, अपने हितों को, व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना, अपने आप को प्रतिस्पर्धा से बचाना, तो ये चीज राष्ट्रों के हितों में शामिल हो गया। उसके बाद देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु बम का आगमन हुआ। तो परमाणु बम ने युद्ध और राजनीति को कहाँ तक प्रभावित किया? द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम के निर्माण एवं उनके प्रयोग ने युद्ध एवं राजनीति के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए। प्रयोग कहाँ हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी नामक जापानी नगरों पर प्रयोग हुआ था। मारक क्षमता से संपूर्ण विश्व जो है परिचित हो चुका था कि कितना विनाशक क्षमता का होता है यह परमाणु हथियार। और अभी तक क्या होता था? राष्ट्र अपने छोटे छोटे हितों के लिए युद्ध करते रहे, किंतु परमाणु हथियारों के आतंक ने इनके यौद्धिक कार्यवाही को नियंत्रित कर दिया, अर्थात युद्ध जो है धीरे धीरे कम होने लगे। अब प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों का उद्देश्य हो गया कि वे परमाणु युद्ध से बचते हुए अपने हितों की रक्षा करें। काहे बचेंगे भाई? इसलिए बचेंगे कि अगर परमाणु बम होता है तो सबका विनाश निश्चित था, क्योंकि ना तो इसका कोई रोक टोक था, ना ही इसका कोई इलाज। आगे देख सकते हैं, और संपूर्ण विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए, अर्थात तीसरा विश्व युद्ध होगा तो परमाणु हथियार द्वितीय में बन चुके हैं, तो परमाणु युद्धों का, परमाणु बमों का प्रयोग जरूर होगा। तो वही है, तीसरे विश्व युद्ध एवं परमाणु हथियारों एवं मानव जाति को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आगे देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह तो तय था कि यदि परमाणु युद्ध हुआ
तो कोई भी राष्ट्र विजयी या पराजित नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण विनाश होगा, अर्थात महाविनाश होगा। 1945 से 91 तक, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध जारी रहा। तो इस काल में महाशक्तियों एवं शक्ति गुटों में हर प्रकार का विरोध तो जरूर रहा, लेकिन परमाणु बम लेकर कभी एक दूसरे से लड़ने नहीं आए। क्यों लड़ने नहीं आए? एक दूसरे पारस्परिक जो विनाश का भय था, अर्थात परमाणु बम का प्रयोग करेंगे तो दूसरा भी करेगा। ऐसी स्थिति में दोनों राष्ट्र नष्ट होना तय था। दोनों ही ग्रुप, दोनों ही राष्ट्र, दोनों ही महाशक्तियों में कोई नहीं बचता। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्र हित की परिभाषा पूर्व के मुकाबले बदल गई। अब कोई राष्ट्र किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र पर अधिकार नहीं कर सकता था, और अब राजनीति एवं राष्ट्र हित व्यापारिक एवं आर्थिक हितों तक ही सिमट कर रह गया। अर्थात परमाणु बम से बचते हुए जो भी किसी से लाभ मिलता रहे, पारस्परिक लाभ हो चाहे व्यापारिक हो, अच्छे से अच्छा सामान बनाइए, दूसरों से कम दाम पर बेचिए, आपका माल ज़्यादा बिकता रहेगा। तो वही स्थिति, व्यापारिक पद्धति ही आजकल एक आर्थिक साधन के रूप में, आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, या राजनीति के साधन के रूप में, या राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए यही जो है व्यापारिक पद्धति लागू हो गई, यही चल रही है। उसमें भी देख सकते हैं, गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अगर आपस में युद्धरत रहे तो महाशक्तियां इनको हथियार बेचकर आर्थिक लाभ तो प्राप्त करती ही हैं, तथा इस बात से भी बचाने का प्रयास करती हैं कि युद्ध कहीं भयंकर रूप न धारण कर ले, कि इन छोटी शक्तियों में कोई परमाणु बम न खरीदने लगे। भाई हथियार तो छोटे छोटे बेच सकते हैं, पता लगा परमाणु बम बेचने की नौबत आ गई तब। इसीलिए फिर जो है कुछ हथियार बेचकर आर्थिक लाभ तो महाशक्तियां कमाती रहीं, लेकिन फिर भी युद्ध भयंकर रूप धारण करे, इसके पहले ही युद्ध को समाप्त कराने का प्रयास किया जाता रहा है। ठीक, और परस्पर विनाश के भय ने, हमने वाक्य बच्चों पूरा नहीं किया है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि परस्पर विनाश के भय ने महाशक्तियों को जो है युद्ध से बचने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं भी युद्ध होता है, महाशक्तियों को लगता है कि कहीं ये युद्ध भयानक ना, अर्थात एक चिंगारी कहीं दावानल का रूप न धारण कर ले, इसके पहले ही वो चिंगारी को बुझाने का प्रयास करते हैं। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए भविष्य की कल्पना हम कर सकते हैं कि किस तरह भविष्य की राजनीति किस तरह युद्ध को प्रभावित करेगी या युद्ध से प्रभावित होगा। वर्तमान समय में मात्र 10 राष्ट्र ही ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार एवं परमाणु तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है। अब मान लीजिए 10 राष्ट्र ऐसे हैं, तब तो जो है हालत खराब हो रही है कि परमाणु बम बड़े खतरनाक हथियार है। 10 राष्ट्रों पे कंट्रोल किया जाए, इन्हीं पे कहीं जो है परमाणु समझौतों पर साइन कराया जाता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। जब मात्र अमेरिका और रूस एवं चीन के पास इतने भारी मात्रा में परमाणु, रासायनिक एवं जैविक हथियार हैं कि इस समय संपूर्ण धरती को लगभग 50 से 60 बार नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि भविष्य के युद्धों में आइंस्टीन ने भी कहा था कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ, अर्थात तृतीय विश्व युद्ध हुआ और युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया, तो आगामी कोई भी युद्ध लाठी एवं डंडे से ही लड़ा जाएगा, अर्थात सारी मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। जब कुछ समय बाद फिर से नई सभ्यता उदित होगी तो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो जो भी शुरुआत होगा वही आदि मानवों की तरह बिल्कुल जैसे महाप्रलय के बाद होता है, अर्थात मानव का जो प्रारंभिक जीवन रहा है उसी तरह मानव फिर से पैदा होगा, फिर से पत्थरों और जो है लाठी डंडे से लड़ना शुरू करेगा, फिर से धीरे धीरे विकास होगा, फिर उसके बाद कोई भी विकास उसके बाद ही होगा। ठीक, जैसे जैसे परमाणु हथियारों से और भी अधिक देश संपन्न होते जाएंगे, मानव जाति पर आतंक का खौफ बढ़ता जाएगा। इतना ही नहीं, अब भविष्य में यदि कभी परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ में लग गया तब मानव सभ्यता या तो अधिक आतंकित हो जाएगी या आतंकवादी नहीं रह जाएंगे, अर्थात आतंकवादी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। क्योंकि भविष्य की कल्पना हम भविष्य में ही छोड़ देते हैं, आने वाले समय पर ही निर्भर है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि जिसका जो स्वभाव है वो परमाणु हथियारों का प्रयोग किस तरह कर सकता है। ठीक, अधिक आतंकित हो जाएगी या आतंकवादी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि परस्पर विनाश का भय यहाँ भी कार्य करेगा। आतंकवादी भी तो मनुष्य होते हैं।
जैसे पाकिस्तान को ले लीजिए, आतंकवादियों का फरगना राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन फिर भी परमाणु हथियार अपने पास सुरक्षित रखा है, ना तो कभी उसने प्रयोग किया, ना ही कभी दूसरों को मौका मिला। इसीलिए हम कहा नहीं जा सकता कि परमाणु हथियार अगर जो है ज़्यादातर राष्ट्रों के पास हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन ये तो तय है कि अधिकांश हथियार अगर ज़्यादा राष्ट्रों पे हो जाएगा तो हर राष्ट्रों में हर राजाओं का, हर नेताओं का स्वभाव अलग अलग होता है। एक प्रकार से संपूर्ण दुनिया आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि हर स्थान पे परमाणु बम मौजूद होगा। ठीक है, हो सकता है ये भी कि छोटे छोटे राष्ट्र परमाणु बम ना बनाएं, क्योंकि परमाणु हथियार के जो कच्चे माल है बहुत महंगे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि आर्थिक हितों को वरीयता दी जाए और बाकी हथियारों को जो है छोड़ दिया जाए। फिलहाल भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, हम कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बता पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं मित्रों आपको पसंद आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर कोई बात नहीं, आप कमेंट करिएगा। जो समझ में नहीं आएगा हम फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।